हेलो, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 राजनीति का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, सेकंड चैप्टर जो हमने देखा, जो चैप्टर है दो ध्रुवता का अंत यानी एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। हमने देखा कि किस तरह दुनिया में दो महाशक्तियां जो आपस में लड़ रही थी, उसमें से एक का विघटन हुआ और एक सुपर पावर बनके उभरा। तो इस चैप्टर के सभी कंसेप्ट वीडियोस, वन शॉट रिवीजन, इसके इंपॉर्टेंट सारे कंसेप्ट हमने देखे। और आज इस चैप्टर का, हर चैप्टर की भांति हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन लेकर आए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हो, बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हो, एमपी बोर्ड से पढ़ रहे हो, हर जगह एनसीईआरटी की वो फॉलो होती है। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आपके लिए बेहद जरूरी हैं। और इस सॉल्यूशंस के थ्रू हम एक मॉडल आंसर देखेंगे, साथ में हम एक इस तरह की पढ़ाई का प्रयास करेंगे कि आंसर लिखने की प्रैक्टिस भी हो और आपको एक बार क्विकली रिवाइज हो जाए कि क्या क्या कंसेप्ट थे। पर इससे पहले कि हम ये इंपॉर्टेंट सेशन शुरू करें, एक बात का ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको घर बैठे कक्षा 7 से 12 तक की सारी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क दी जा रही है। आप यूपी बोर्ड से पढ़ते हो, मध्य प्रदेश बोर्ड से पढ़ते हो, बिहार बोर्ड से पढ़ते हो, कहीं से आप अध्ययन कर रहे हैं, आपके सारा सिलेबस बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के हमारे यहां पर आपको बिल्कुल निःशुल्क दिया जाएगा, जिसमें आपको एक या दो चैप्टर, एक या दो सब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद कोई सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत, कोई कूपन कोड की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए इसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं आज का ये अपना बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो अगर एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की बात करें तो इस चैप्टर में जो पहला सवाल आपको दिखाई पड़ेगा कि सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियां थी, तो एक सोवियत व्यवस्था थी या सोवियत संघ थी, और मुख्य रूप से ये जो सोवियत संघ था ये कौन सी विचारधारा पर आधारित था, जल्दी बताइए। सामाजिक या समाजवाद, ठीक है ना। समाजवाद जो थोड़ा सा कम्युनिज्म के भी करीब था। तो कुल मिलाकर ये सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ जा था। अच्छा, सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या महत्वपूर्ण होता है? सब कुछ मालिक होता है स्टेट हैव ऑल द ओनरशिप्स। और यहां पर क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें, ये सब कुछ कौन डिसाइड करेगा? राज्य डिसाइड करेगा। अब अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो पहला ऑप्शन दिया है कि सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद प्रभावी विचारधारा थी। अच्छा, इसमें गलत पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद प्रभावी विचारधारा थी, ये तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सोशलिज्म वाज अ बेसिक, या आप कह सकते हैं कि मेन आइडियोलॉजी ऑफ द सोवियत यूनियन। दूसरा है उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व या नियंत्रण होता था। तो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते थे उसमें हमेशा स्टेट का ओनरशिप होता था। देखिए, मैं आपको फिर बताता हूं, मैंने कई बार चर्चा की है, आपको क्विक चीज बताता हूं कि पूरी दुनिया में 3 तरह की अर्थव्यवस्थाएं काम करती हैं। ये देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बार फिर ये चीज बता दे रहा हूं। पूरी दुनिया में 3 तरह की अर्थव्यवस्था काम करती है। एक कौन सी? जल्दी बोलिए मेरे साथ, एक कौन सी? तो एक समाजवादी, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब ये आप जानते ही ना, तुरंत आंसर कर देंगे। इस तरह के क्वेश्चन जैसे ही आपके सामने आएंगे, आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बेसिकली अर्थशास्त्र का कंसेप्ट है, लेकिन आपको जानना है क्योंकि ये इको पॉलिटिकल इश्यूज है। दूसरी अर्थव्यवस्था होती है पूंजीवादी, जो आजकल लगभग दुनिया में बहुत छाई हुई है, या सबसे ज्यादा जो छाई हुई है, जिस पर सभी स्विच कर रहे हैं, वो है मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक, इसको बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और इसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। अब देखिए, जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, इसमें एक दो पॉइंट्स में आपको बुलेट बता देता हूं। राज्य का स्वामित्व, राज्य का स्वामित्व किस चीज पर? हर चीज पर। उत्पादन के साधनों पर, उत्पादन पर, ठीक। कीमत पर नियंत्रण, कीमत या उत्पादन पर सरकार का नियंत्रण, सरकार का नियंत्रण। क्या उत्पादन करें, कितना उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें, क्या कीमत होनी चाहिए, सब कुछ यहां पर मुख्य कौन होता है? राज्य होता है, स्टेट, ठीक, सरकार होती है। अच्छा, पूंजीवादी में क्या है? इसको मुक्त बाजार या फ्री मार्केट कहते हैं, मुक्त बाजार, ठीक। इसको क्या और नाम से बुलाते हैं? इसको बोलते हैं कमांड इकोनॉमी, क्योंकि हर चीज कमांड पे चलती है सरकार के। या सेंट्रलाइज्ड, या जिसको केंद्रीकृत कहते हैं, कि सब एक जगह से तय होता है, मार्केट में कुछ तय नहीं किया जाता।
यह मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था कही जाती है। ठीक, उत्पादन तथा कीमत का जो स्तर होता है, उत्पादन या कीमत का स्तर होता है, बाजार द्वारा तय किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही समझ लीजिए, सब खत्म हो जाएगा। बाजार द्वारा तय होता है। ठीक है, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं, यानी सब कुछ निजीकरण, सब कुछ मार्केट के हिसाब से होता है। ठीक, सरकार इसमें इंटरफेयर नहीं करती, सरकार एक फैसिलिटेटर होती है, फैसिलिटी देती है, रेगुलेट नहीं करती। मिश्रित में क्या है, एक लाइन में समझ लीजिए, सरकार प्लस निजी क्षेत्र, दोनों मिलकर काम करते हैं। यहां पर केवल सरकार काम करती है समाजवादी अर्थव्यवस्था में, मतलब सब चीज का नियंत्रण। यहां पर पूंजीवाद में सरकार ने बिल्कुल सब कुछ कौन करता है, बाजार के ऊपर निर्धारित होता है मार्केट, और बाजार किस मैकेनिज्म पे काम करता है, मांग पूर्ति पर। जितनी मांग उतनी पूर्ति, उस हिसाब से सब तय हो जाएगा। और यहां पर सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर होते हैं। ये पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्थाओं का मॉडल है। तो जब शीत युद्ध चल रहा था तो अमेरिका चल रहा था इस कंसेप्ट पर, पूंजीवादी पर, और ये आसपास खड़ा था लोकतंत्र के। ठीक है, दो व्यवस्थाएं थी, दो कैरेक्टरिस्टिक थी जो अमेरिका को लेकर, कि हम लोकतंत्र को लेकर चलेंगे और पूंजीवाद को लेकर चलेंगे। और ये किस पर था, ये कहीं ना कहीं समाजवादी या साम्यवादी, ठीक, साम्यवादी विचार को लेकर चल रहा था, और लोकतंत्र की बात नहीं थी, वहां एक ही पार्टी काम करती थी। ये पूरी कहानी थी। अब जरा आप स्टेटमेंट को पढ़िए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था कैसी होगी। पहला स्टेटमेंट है, समाजवादी प्रभाव से विचारधारा थी, बिल्कुल ठीक। उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व था, एकदम ठीक। जनता को आर्थिक आजादी थी, बिल्कुल नहीं, आर्थिक आजादी तो थी ही नहीं, क्योंकि ये आर्थिक निर्णय और आर्थिक सारी चीजें किसके हाथ में थी, सरकार के हाथ में थी। अर्थव्यवस्था हर पहलू का नियोजन और नियंत्रण राज्य करता था, बिल्कुल ठीक बात है। अर्थव्यवस्था का सारा चीज प्लान, नियोजन जो होता था, और यहीं से 5 ईयर प्लान जो भारत में भी बाद में अपनाया था, 5 ईयर प्लान का काम ये सोवियत संघ और ये लेनिन स्टालिन वाला पूरा कंसेप्ट था। तो पंचवर्षीय योजनाएं, प्लानिंग करना जो कौन करता था, राज्य करता था, ये सब इसके हिस्सा था। तो अगर ग स्टेटमेंट को छोड़ दिया जाए तो सभी तीनों क ख घ सही है। आंसर में देना है कि कौन सा गलत है, तो ग इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसलिए ग इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित को काला क्रम अनुसार सजाएं। तो इसमें क्या है, अफगान संकट, बर्लिन दीवार का गिरना, ये बर्लिन दीवार के गिरने से जर्मनी का एकीकरण हो गया, सोवियत संघ का विघटन, रूसी क्रांति। अब जो रूसी क्रांति हुई है, ये आपका क्या, अगर आप इसमें देखें तो ये सबसे पहले 1917 में हुई है। ठीक, बर्लिन दीवार गिरना है तो 1989 के आसपास की पूरी घटना है। अफगान संकट और बाद में सोवियत संघ का विघटन, तो अब अगर आप ध्यान से देखें, पहले अफगान संकट हो जाएगा, फिर बर्लिन दीवार का गिरना हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया 1989 थर्ड, और ये 1991-92 में विघटन हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा, घ, क, ग, ख और ग। तो ये सही क्रमानुसार हो जाएगा। अगर उत्तर देखें तो ये आपका क्रम बिल्कुल ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाई सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उसके कुछ परिणाम हुए, जैसे दो ध्रुवीयता का समाप्तीकरण हो गया, और क्या क्या है, तो इसमें से कौन सा ऐसा उसका परिणाम नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक लड़ाई का अंत, बिल्कुल ठीक बात, क्योंकि साम्यवादी विचारधारा को सोवियत संघ ने त्याग दिया और वो भी मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ गए। साम्यवादी विचारधारा का त्याग हो गया, क्योंकि मिखाइल गोर्बाचेव ने आर्थिक सुधारों की घोषणा कर दी थी, तो इसलिए विचारधारात्मक जो लड़ाई थी पूंजीवाद और समाजवाद की, वो खत्म हो गई। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का जन्म हो गया, ठीक बात है। तो 15 देशों से मिलकर बना था सोवियत संघ, सभी ने बोला कि भाई हम स्वतंत्र हो गए और सबने मिलकर कॉमनवेल्थ या राष्ट्रकुल बना लिए, भी ठीक है। विश्व व्यवस्था के शक्ति संतुलन में बदलाव, बिल्कुल ठीक बात। पहले शक्ति संतुलन था कि 2 हिस्सों में शक्तियां बटी थी, अब अमेरिका इकलौता सुपर पावर हो गया, तो ये भी चेंज हुआ। और मध्य पूर्व में संकट, तो ये इससे जुड़ा नहीं था, ये जो मध्य पूर्व का संकट है ये इससे जुड़ा नहीं था, बाकी तीनों सही स्टेटमेंट थे, तो घ इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको सही मेल मिलाना है। देखिए,
तो मिखाइल गोर्बाचेव, शॉक थेरेपी, रूस, बोरिस येल्त्सिन, वारसा, ये 5 चीजें हैं। सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन हो जाएगा? सैन्य समझौता, सुधारों की शुरुआत, आर्थिक मॉडल, रूस के राष्ट्रपति, ये सारी चीजें आपके ऑप्शन में है। तो मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या किया? सुधारों की शुरुआत की। रूस क्या हुआ? सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना। बोरिस येल्त्सिन कौन रहे? बाद में राष्ट्रपति बने। वारसा क्या था? एक सैन्य समझौता था नाटो के विरुद्ध। और शॉक थेरेपी क्या थी? एक आर्थिक मॉडल था। तो इस तरह से आप ये क्या कर सकते हैं, एक मिलाप मेल कर सकते हैं बहुत आसानी से कि मिखाइल गोर्बाचेव ने ग्लासनोस्ट और पेस्ट्रोइका नामक आर्थिक सुधार किए, ठीक है, और रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन रहे। वारसा एक सैन्य समझौता था जो नाटो के अगेंस्ट में किया गया था, और रूस सोवियत संघ के उत्तराधिकारी के रूप में उभरा था। यहां भी आप देख सकते हैं मिखाइल गोर्बाचेव, अच्छा इन्होंने सुधारों की शुरुआत भी की थी, ये हमने पढ़ा। शॉक थेरेपी एक आर्थिक मॉडल था, रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी, बोरिस येल्त्सिन राष्ट्रपति, और वारसा सैन्य समझौता, ठीक है। तो बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें कि सोवियत राजनीतिक प्रणाली डैश की विचारधारा पर आधारित थी, तो समाजवाद की। ये समाजवाद के विचारधारा पर आधारित थी, सोशलिज्म कर, जहां पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होता था। क्योंकि अगर आप देखें तो जो रूसी क्रांति हुई वहां पर एक तरह से जो राजा वहां पर था और जो राज शासन चल रहा था, वो कहीं ना कहीं बराबरी का जो विभाजन होना चाहिए संसाधनों का, जो गरीबी अमीरी का भेद था वो बढ़ता चला जा रहा था, वो संसाधनों का बंटवारा ठीक नहीं था। तो जो विचारधारा पनपी वो सब बराबर करने के विचारों से पनपी। सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य गठबंधन क्या था? वारसा पैक्ट था। और ये किसके खिलाफ था? नाटो, जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन किसने बनाया? अमेरिका के नेतृत्व में बना। तो सोवियत संघ का जो उसका जवाब था वो वारसा पैक्ट के द्वारा किया गया, इसको आप मत भूलिएगा। डैश पार्टी का सोवियत राजनीतिक व्यवस्था पर दबदबा था? कम्युनिस्ट पार्टी, जाहिर सी बात है। और ये ऐसी पार्टी थी जिसने बहुत बड़ा रोल निभाया सोवियत संघ के विघटन के बारे में, क्योंकि ये पार्टी क्या थी, कभी ये लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को फॉलो नहीं कर रही थी, दूसरा ये जवाबदेह नहीं बनती थी ये, और खास करके इस पर दबदबा रहता था रूस का, है ना। ये बाकी के 15 स्टेट के जो मनसाएं थी, उनकी जो विचारधारा थी, उनकी जो अपेक्षाएं थी राजनीतिक सांस्कृतिक, उसको ये बिल्कुल एड्रेस नहीं करती थी, और रूस की ही बात हमेशा रखती थी। तो इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा रहता था, बाद में इसलिए विघटन भी हुआ। डैश ने 1985 में सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की? मिखाइल गोर्बाचेव ने। तो इन्होंने एक शिफ्ट मारा कि नहीं, ये जो हम साम्यवाद को पकड़ के चल रहे हैं, ये जो हार्ड कोर इकोनॉमी को लेके चल रहे हैं कि नहीं हम कोई बाहरी ट्रेड नहीं करेंगे, हम कोई प्राइवेट इंटरप्रेन्योरशिप नहीं होने देंगे, कोई निजीकरण नहीं होने देंगे, इससे अर्थव्यवस्था की हालत तो खराब हो ही रही है। और शीत युद्ध में एक तरह से कह सकते हैं हथियारों की होड़ के कारण अर्थव्यवस्था ऑलरेडी परेशान तो थी ही। तो ही थॉट दैट वी शुड हैव टू रिफॉर्म आवर इकोनॉमी, और उस समय दुनिया भर की इकोनॉमीज में रिफॉर्म हुए, भारत ने भी उस समय किया था। डैश का गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था? बर्लिन की दीवार। तो जो जर्मनी में बर्लिन में दीवार बनी थी, वो एक तरफ पूंजीवाद के समर्थक, एक तरफ समाजवाद के, जब वो गिर गई तो माना गया कि ये खत्म हो गया शीत युद्ध। अब अगला सवाल है कि सोवियत अर्थव्यवस्था को किसी पूंजीवाद देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था से अलग करने वाली किन्हीं 3 विशेषताओं का जिक्र करिए। मतलब ये कि जो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था थी वो निश्चित तौर पर समाजवाद पर आधारित थी। तो अब पूंजीवाद की अर्थव्यवस्था का कंपैरिजन करके आपको अंतर बताना है, अंतर स्पष्ट करना है। अब देखिए, रूस विश्व का पहला देश था जहां मार्क्सवादी क्रांति सफल हुई और मार्क्सवादी विचारधारा के आधार पर शासन व्यवस्था और अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। ये ठीक बात है, मार्क्सवादी विचारधारा सफल हुई, सत्ता हासिल की, और वहां पर उसी हिसाब से अर्थव्यवस्था का मॉडल भी बनाया गया। रूस यानी सोवियत संघ की बात की जा रही है। रूस को समाजवादी सोवियत गणराज्यों का संघ अथवा सोवियत संघ कहकर पुकारा गया। तो जो 15 देश थी, इन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन रूस या सोवियत संघ के हाथ में होगा, और रूस उसका मालिक बनता था, तो ये डिसाइड किया गया। इसकी शासन व्यवस्था साम्यवादी दल की तानाशाही पर आधारित थी, कोई लोकतंत्र नहीं था। रूस में लोकतांत्रिक व्यवस्था के चिन्हों अथवा सिद्धांतों को अपनाया गया। यहाँ की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी देश जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस आदि अर्थव्यवस्था से बिल्कुल भिन्न थी। कैसे? देखिए, तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था एवं पूंजीवादी राज्यों की अर्थव्यवस्था में मुख्य अंतर क्या थे? सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण था, यानी कंप्लीट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ओवर व्हाट? इकोनॉमी। और यही समाजवादी अर्थव्यवस्था में होता है, पूरी अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण होता है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये कौन डिसाइड करेगी? सरकार डिसाइड करेगी।
और जब ये चीज मार्केट डिसाइड करने लगती है तो वो पूंजीवादी हो जाती है। तो यहां क्या था, सरकार का पूर्ण नियंत्रण था, जबकि पूंजीवादी राज्यों की अर्थव्यवस्था सरकार के नियंत्रण या स्वामित्व में नहीं थी, उस पर बाजार व्यवस्था यानी मार्केट मैकेनिज्म का प्रभाव था। और बाजार व्यवस्था किस चीज पर काम करती है, मांग एवं पूर्ति पर। मतलब वहां पर सरकार कहती है कि भाई मैं कुछ नहीं कहूंगा, जो मांग हो और जिस रेट पे आप पूर्ति कर सकें, ग्राहक और विक्रेता जिस पर एग्री हो जाएं वो आप प्रोडक्शन कर लीजिए, उतनी कीमत रख लीजिए, हमें कुछ नहीं करना है, हम तो बस देखेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, कोई गलती तो नहीं कर रहा, कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहा, आपको जो फैसिलिटी चाहिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हम वो प्रोवाइड करेंगे। तो यहां पर गवर्नमेंट एक फैसिलिटेटर होता है, ठीक है। और जो समाजवादी अर्थव्यवस्थाएं हैं वहां पर गवर्नमेंट एक नियंत्रक के तौर पर काम करती है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक बात। अगला देखिए, सोवियत संघ में उत्पादन तथा वितरण के सभी साधन जैसे कि कारखाने, कृषि, फार्म, बैंक, व्यापार, वाणिज्य राज्य के स्वामित्व में थे और सरकार के निर्णय के अनुसार संचालित होते थे। यही मैं आपको बता रहा हूं बार बार। परंतु पूंजीवादी राज्यों में ये साधन आर्थिक संस्थाएं निजी क्षेत्र में थे। सरकार उन पर थोड़ा बहुत नियंत्रण उन्हें नियमित करने के लिए लगाती थी, रेगुलेट करने के लिए कि कोई गलती ना करे, थोड़े बहुत नियम लगाती थी, परंतु वहां मुख्य रूप से निजी स्वामित्व की धारणा को अपनाया गया था। तो एक तरफ पब्लिक ओनरशिप, बेसिकली क्या होता है पब्लिक ओनरशिप, ये अंग्रेजी के शब्द भी बहुत जरूरी है, आप जरूर जानिए, और एक प्राइवेट ओनरशिप। तो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं उनका प्राइवेट ओनरशिप वाला कंसेप्ट होता है और बाकियों का सरकारी अर्थव्यवस्था वाला, सरकारी ओनरशिप वाला कंसेप्ट होता है। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति की धारणा का अभाव था। वहां लोगों को निजी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। निजी संपत्ति में रहने का मकान तथा घरेलू वस्तुएं ही आती थीं। कारखाने, भूमि, खेत आदि पर सरकारी स्वामित्व था, परंतु पूंजीवादी राज्यों में लोगों को निजी संपत्ति रखने का अधिकार था। बेशक उस पर कुछ सीमा या नियमकारी कानून लागू होते थे, परंतु लोगों को निजी संपत्ति रखने, उसे बेचने, किसी को देने का अधिकार होता था। ठीक बात। तो निजी संपत्ति वाली बात समझ में आ गई होगी। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत खुला व्यापार तथा खुली प्रतियोगिता का अभाव था, यानी ओपन ट्रेड और ओपन कंपटीशन सोवियत संघ में नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स को आने नहीं दिया जाता था। उत्पादन की सीमा, यानी कितना उत्पादन करना है, यानी लिमिट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक, ये भी सरकार तय करती थी। ठीक है। उसकी गुणवत्ता यानी उसकी क्वालिटी, वस्तुओं की कीमत सरकार निश्चित करती थी, और निजी लाभ की धारणा का भी अभाव था। जबकि पूंजीवादी देश की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत स्वतंत्र व्यापार यानी फ्री ट्रेड, खुली स्पर्धा यानी कि ओपन कंपटीशन अपनाई गई थी। वस्तुओं की कीमत उत्पादक निश्चित करता था, सरकार का उससे कोई लेना देना नहीं था। बाजार का उन पर प्रभाव पड़ता था और निजी लाभ उत्पादन का आधार था। यहां पर एक कंसेप्ट चलता है पूंजीवाद में, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ठीक है। सरकार कहती भैया आप कोई चीज 100 रुपए में बेचना चाह रहे हैं, बेचिए, हमें क्या मतलब है, अगर खरीद रहा है कोई तो बेचिए। तो इसमें जिसके पास पैसा रहेगा, जो फिट होगा, जो इकोनॉमिक रूप से, फिजिकल रूप से फिट होगा, वो इसमें सर्वाइव कर लेता है आसानी से। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जनरली सरकार बहुत चिंता नहीं करती है स्थितियों की, लेकिन यहां पर क्या है, जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है वो कल्याणकारी राज्य के रूप में काम करती है। कल्याणकारी राज्य, ठीक है, जिसको आप क्या कहते हैं, वेलफेयर स्टेट। सरकार को लगता है कि अरे बाप रे, हमारी जो जनता है ना वो बहुत बिचारी है और हमें ध्यान रखना पड़ेगा, वरना ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये जो उत्पादक हैं, उनको लूट लेंगे, उनको धोखा देंगे और ये बेचारे परेशान हो जाएंगे। तो हम खुला नहीं छोड़ेंगे, हम बताएंगे क्या उत्पादन करना है, किस लिमिट में करना है, किस कीमत पे करना है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल था। अगला सवाल है, किन बातों के कारण गोर्बाचेव सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य हुए? तो निम्नलिखित बातों के कारण गोर्बाचेव सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य हुए। गिरती हुई अर्थव्यवस्था, जब गोर्बाचेव, ये इंपॉर्टेंट था क्योंकि बार बार क्या हुआ, बार बार गोर्बाचेव को ये लग रहा था कि भाई अर्थव्यवस्था तो गिर रही है, क्योंकि 2-3 रीजन था। एक, निरंकुश शासन होने के कारण भ्रष्टाचार बढ़ गया था, तो वहां पर शासन में कोई जवाबदेही नहीं थी, जिसको जो मन करे वो कर रहा था। शस्त्रों की होड़ में बहुत पैसा ऑलरेडी बहाया जा चुका था अमेरिका के कंपटीशन में आने के बाद। कोई ओपन मार्केट नहीं था, ओपन कंपटीशन नहीं था, दुनिया से ट्रेड नहीं था, तो पूरी अर्थव्यवस्था खराब हो रही थी। तो जब गोर्बाचेव ने सोवियत संघ की बागडोर संभाली तो इसकी अर्थव्यवस्था काफी गिर गई थी और गिरती जा रही थी। विकास की दर काफी घट गई थी। उत्पादन की जो क्वालिटी या गुणवत्ता है, पश्चिमी देशों के उत्पादन की गुणवत्ता के मुकाबले में निम्न स्तर की थी। उत्पादन की मात्रा भी क्या हो रही थी, बार बार घटती जा रही थी। वस्तुएं रियायती कीमतों पर दिए जाने के कारण सरकार को काफी घाटा सहना पड़ रहा था। अब सोवियत संघ के लिए अपने गुट के देशों को आर्थिक तथा सैनिक सहायता देना कठिन होता जा रहा था।
गोर्बाचेव के लिए अर्थव्यवस्था में सुधार करना आवश्यक हो गया था और यह तभी संभव था कि अर्थव्यवस्था को सरकार के पूर्ण नियंत्रण से मुक्ति दी जाए। तो गोर्बाचेव को लगा कि भाई जो ये जकड़न है ना, सरकार को जो जकड़, सरकार ने हर चीज को जकड़ के रखा है, हमें इसको फ्री करना पड़ेगा, तभी जाकर हम कुछ कर पाएंगे। प्रशासन में भ्रष्टाचार मैंने भी आपको बताया। शासन पर साम्यवादी दल का पूर्ण नियंत्रण था, यानी कम्युनिस्ट पार्टी का। वह जनमत के प्रति उत्तरदायी नहीं था, क्योंकि कोई चुनता नहीं था, लोकतंत्र नहीं था, तो किसी को जवाब नहीं देना था। लंबे समय की तानाशाही ने साम्यवादी दल को जनता की आवश्यकताओं तथा कल्याण से बेखबर कर दिया। साम्यवादी दल में सदस्यों का विशेष वर्ग उभर कर आया जो विशेषाधिकार का प्रयोग करते थे। भ्रष्टाचार में वृद्धि के कारण थे। जनता में असंतोष बढ़ता जा रहा था। गोर्बाचेव को विश्वास हो गया कि शासन व्यवस्था का भी पुनर्गठन किया जाना आवश्यक है। तो गोर्बाचेव रियलाइज कर रहे थे कि भाई देखिए, इकोनॉमी को तो, अर्थव्यवस्था को तो सुधार करना ही करेगा, जो पूरी शासन व्यवस्था है, जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको भी रिवाइव करने की आवश्यकता है। पश्चिमी देशों की सूचना और प्रौद्योगिकी में प्रगति। गोर्बाचेव ने देखा कि पश्चिमी देशों में सूचना और प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, अब देखिए जो पश्चिमी देश थे, जो पूंजीवादी देश थे, वो तो नई नई चीजों पर काम करते थे, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उनकी बढ़ती जा रही थी और ये लोग समाजवादी के चक्कर में इनको कुछ मिल ही नहीं रहा था। तो सूचना और प्रौद्योगिकी में क्रांति आई, जबकि सोवियत संघ इस क्षेत्र में बहुत पीछे है। सोवियत संघ को पश्चिमी देशों के समान लाने के लिए अर्थव्यवस्था और शासन में सुधार लाने की आवश्यक है। उसने महसूस किया कि शीत युद्ध अथवा पश्चिमी गुट के साथ स्पर्धा में काफी धन और समय नष्ट होता है। हाँ, अभी मैंने आपको बताया कि भाई शीत युद्ध में बहुत पैसा वेस्ट हो रहा है, धन वेस्ट हो रहा है और टेक्नोलॉजी हमारी उतनी अच्छी है नहीं। इन देशों से संबंधों को सुधार के शांति का वातावरण स्थापित करके विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आगे बढ़ने के कदम उठाए जाने चाहिए जो अधिक लाभदायक है। बिल्कुल ठीक बात। सोवियत संघ को लगा भाई कि देखिए, इन देशों से अगर हम दुश्मनी बनाए रहेंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि अमेरिका ने ऑलरेडी नाटो बना लिया था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या थे, अमेरिका खुद था और जितने पश्चिमी यूरोप के देश थे, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, सारे के सारे सब इंपॉर्टेंट देश उसी में थे। तो इसको लगा कि यार हम सबसे दुश्मनी लड़ रहे हैं, तो हम अपना आर्थिक विकास कैसे करेंगे, प्रौद्योगिकी और टेक्नोलॉजी का विकास कैसे करेंगे। तो जरूरी है कि हम इन देशों के साथ शांति बनाएं और एक अच्छा जो है क्या करें, अपना एक अच्छा विकास अपना सुनिश्चित करें। गोर्बाचेव के खुद के विचार भी इंपॉर्टेंट थे सुधार के लिए। तो गोर्बाचेव के निजी विचारों ने भी उन्हें अर्थव्यवस्था और शासन में सुधार के कदम उठाने को बाध्य किया। वे बहुध्रुवी विश्व के समर्थक थे। उनका मानना क्या था, बहुध्रुवी विश्व यानी मल्टीपोलर वर्ल्ड, यानी एक ऐसी दुनिया जिसमें कई ध्रुव हो, मतलब कई पावर सेंटर हो, ये नहीं कि दो ही लोग दादा बने रहे। तानाशाही व्यवस्था के स्थान पर वो लोकतांत्रिक व्यवस्था को शांति और सुरक्षा तथा विकास के लिए अधिक उपयोगी मानते थे। तो उनको पर्सनल थॉट ये थे कि भाई विकास के लिए लोकतंत्र आवश्यक है, ये नहीं कि जो चल रहा है। वे लोगों की स्वतंत्रता और अधिकारों के भी समर्थक थे। यही कारण है कि सोवियत संघ के इतिहास में स्टालिन को शीत युद्ध के जनक के रूप में जाना जाता है। यहाँ स्टालिन नहीं, स्टालिन होगा। तो शीत युद्ध को जनक स्टालिन को माना जाता है, तो गोर्बाचेव को शीत युद्ध का अंत करने वाले नेता के रूप में जाना जाता है। इन सभी कारकों ने गोर्बाचेव को अर्थव्यवस्था, शासन व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए बाध्य किया। तो ये जो कारण थे, इन कारणों ने गोर्बाचेव को ये मजबूर किया कि वो शासन में, प्रशासन में, अर्थव्यवस्थाओं में एक क्रांतिकारी बदलाव करें, परिवर्तन करें, और इसलिए उन्होंने वो कदम उठाए। तो ये इंपॉर्टेंट था। अब प्रश्न नंबर 8 है, इसको देखते हैं और इसका आंसर देखने का प्रयास करते हैं। तो अब देखिए, प्रश्न है कि भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी आप प्रश्न देखें और उसमें भारत का दृष्टिकोण तो जानना आपको जरूरी है। देखिए, भारत का दृष्टिकोण जानने से पहले आप ये भी आपको पता होगा कि भारत जब से शीत युद्ध चल रहा था तब से एक अलग कहानी रच रहा था, और वो था गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट। अब गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत पहले ही इन दोनों गुटों में से किसी एक में इंटरेस्टेड नहीं था। उसका मानना था भैया देखिए, ये आप लोग लड़ाई लड़ ली, अपना सर फुड़ौल करिए, हमें इससे मतलब नहीं है, पूरी दुनिया में शांति होनी चाहिए, शीत युद्ध खत्म हो तो ज्यादा अच्छा है। बार बार भारत ने प्रयास भी किया कि मध्यस्थता करे, और जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो भारत के लिए थोड़ी राह आसान हो गई। उसको चुनना नहीं पड़ता था कि यहां या जाए या वहां जाए, ऑलरेडी एक ही सुपर पावर हो गया। दूसरा ये था कि सोवियत संघ से भारत की नजदीकियां रही थी और हमेशा सोवियत संघ भारत के लिए खड़ा भी रहा था। हालांकि बहुत ऐसे मौके आए जब भारत ने अमेरिका को भी, जैसे अमेरिका ने जब इराक पर हमला किया और भारत ने उसके लिए, फिर अमेरिका ने जब इराक पर हमला किया तो भारत ने उसको फ्यूल टैंक देने से सहायता प्रदान की। ये सब चलता रहा, लेकिन भारत एक ऊहापोह की स्थिति से थोड़ा बाहर आया। तो भारत जैसे देश के लिए सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए, तो सोवियत संघ के विघटन के बाद से भारत अन्य प्रजातांत्रिक देशों की तरह विश्व की एकमात्र महाशक्ति अमेरिका की तरफ और मजबूती से दोस्ती करने के लिए बढ़ता चला गया। भारत को ये फील हो गया, भाई पहले भारत थोड़ा हिचकिचाता था कि अगर हम खुलकर अमेरिका की तरफ जाएंगे तो सोवियत संघ नाराज हो सकता है।
भारत अमेरिका के प्रति यह सहानुभूति जरूर रखता था कि अमेरिका कम से कम लोकतंत्र की तो बात कर रहा है, लेकिन भारत इस बात से कतई सहानुभूति नहीं था कि किसी की दादागिरी चले। लेकिन सोवियत संघ का विघटन हो गया तो भारत को लगा अब तो हमें थोड़ा ज्यादा नजदीकी अमेरिका से बढ़ानी चाहिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था को सन 1991 से ही धीरे धीरे छोड़ दिया गया, नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई। ठीक, तो अब हमने भी जो मिश्रित अर्थव्यवस्था बना के रखी थी, जिसमें थोड़ा समाजवाद, थोड़ा पूंजीवाद, अब थोड़ा हम पूंजीवाद की तरफ ज्यादा शिफ्ट हुए। ऐसा नहीं कि हम मिश्रितवाद पूरा भूल गए। और हमने भी 1991 में क्या किया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति की। और इसमें मुख्य रूप से हमने 3 चीजें की, LPG यानी लिबरलाइजेशन, जिसको कहा गया उदारीकरण, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन जिसको कहा गया निजीकरण। अब ये शुरू तो कर दिया था थोड़ा बहुत काम राजीव गांधी ने, लेकिन जब तक सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ तब तक तेजी से नहीं हुआ, और नरसिम्हा राव मनमोहन सिंह ने मिलकर इसको पूरा किया। जी मतलब ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण, ये काम हमने शुरू कर दिया। और खास करके जब हमारी हालत खराब हुई और हम विश्व बैंक के पास गए और IMF के पास गए तो उन्होंने कहा कि बात सुनो, ये काम करो तब पैसा देंगे, तो हम इस पर राजी हुए। तो हमने क्या किया, एक नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की घोषणा की, जो बहुत बड़ा चेंज था हमारे लिए। भारत में भी लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभुत्वशाली अर्थव्यवस्था मानने लगे। भारत में उदारीकरण तथा वैश्वीकरण की नीतियां अपनाई जाने लगी। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी विभिन्न संस्थाएं देश की प्रबल परामर्शदात्री माने जाने लगी। हमने वर्ल्ड बैंक और IMF को एक इंपॉर्टेंट पार्ट माना, उनकी परामर्श को महत्वपूर्ण माना। ये सब चीजें भारत में भी हो रही थी। भारत शीत युद्ध को रोकने की चाह करने वाले राष्ट्रों में अग्रणी राष्ट्र था। ये शुरू से भारत का था कि शीत युद्ध रुके। सोवियत संघ के विघटन के बाद उसे लगने लगा कि अब विश्व में शीत युद्ध का दौर और अंतर्राष्ट्रीय तनावपूर्ण वातावरण और संघर्ष की समाप्ति हो जाएगी। भारत ने महसूस किया कि अब सैन्य गुटों के गठन की प्रक्रिया रुकेगी, जैसे नाटो और वार्सा पैक्ट, सीटो, ये सब जो सैन्य गठन होते थे, उसको लगा कि ये सब रुकेगा। भारत में सरकार तथा जनता को एक नई अंतर्राष्ट्रीय शांति की संभावना दिखाई देने लगी। तो भारत थोड़ा पॉजिटिव हो गया। जो बार बार प्रयास भारत कर रहा था कि ये समस्याएं खत्म हो, ये शीत युद्ध का चैलेंज खत्म हो, इसमें भारत को एक पॉजिटिव वाइब्स मिलने लगे। सोवियत संघ के विघटन के बाद से भारत में राजनीतिक रूप से उदारवादी लोकतंत्र राजनीति जीवन को सूत्रबद्ध करने वाला अधिक प्रबल रूप में बुद्धिजीवियों तथा अधिकांश पार्टियों द्वारा समझे जाने लगा। अनेक वामपंथी विचारकों को एक झटका सा लगा। वामपंथी विचारकों को झटका इसलिए लगा कि वो सोवियत संघ का बहुत उदाहरण देते थे, वो भी वामपंथ से थे। अब यहां पर भारत अपने पूरे आर्थिक नियोजन और आर्थिक पॉलिसी को ही चेंज कर रहा था, तो वामपंथियों को तो झटका इसमें लगना था। वे मानते हैं कि शीघ्र ही पुनः विश्व में साम्यवाद का बोलबाला होगा। तो आज भी जो वामपंथ है वो इसकी विचारधारा समाजवाद की तरफ है, और एक महत्वपूर्ण विचारधारा है, क्यों नहीं, होनी भी चाहिए। कि ये जरूरी नहीं कि समाजवाद ही लागू हो देश में, समाजवादी की अर्थव्यवस्था हो, लेकिन समाजवाद की विचारधारा अपने आप में खराब नहीं है। क्योंकि मैं फिर बता रहा हूं कि वो क्या करता है, वो कल्याणकारी राज्य की बात करता है ना। और भारत जैसा देश जहां पर अभी बहुत लोग गरीब हैं, जहां पर अभी बहुत ज्यादा सामाजिक असमानता है, वहां पर अगर आप पूरी तरह से पूंजीवादी हो जाएंगे, जहां पर पूरी तरह निजीकरण होगा, सब कुछ होगा, तो शायद अभी बहुत बड़ा सेक्शन है जिसको समस्या होगी। तो ऐसे में ये वामपंथी जो आवाजें हैं ये भी उठती रहनी चाहिए, जो सरकार पर एक दबाव बनाए। ऐसा नहीं कि वामपंथी अर्थव्यवस्था हो जाए, लेकिन वामपंथी जो एसेंट है, जो वामपंथी एक महक है, वो हर योजनाओं में थोड़ी थोड़ी रहनी चाहिए, जिससे वेलफेयर स्टेट इंडिया थोड़ा बहुत बना रहे। ठीक बात है। ये भी बात सही है कि इट इज नेवर टेंटामाउंट दैट अ सोशलिस्ट कंट्री शुड बी अ सोशलिस्ट इकोनॉमी and you can say a capitalist country should be a capitalist economy also। ये जरूरी नहीं कि आप एक समाजवादी अगर देश हैं तो आप समाजवादी अर्थव्यवस्था ही फॉलो करिए। समाजवादी देश हैं तो आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लाकर भी ये जरूर सुनिश्चित कर सकते हैं कि भाई लोगों का सबका समान विकास हो, संसाधनों का समान वितरण हो, इसको सुनिश्चित आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं, और यही करने का प्रयास भी भारत करता है। तो वामपंथ को भी लगता है, या वामपंथी जो लेफ्ट पार्टियां आपने सुना होगा, जैसे भारत में CPI है, CPIM है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भारत में भी है ना, माले और इस तरह। तो ये जो लोग हैं, इनको अभी भी लगता है कि साम्यवाद फिर से उभर कर आएगा। भारत ने मध्य एशियाई देशों के प्रति अपनी विदेश नीति को नए सिरे से तय करना शुरू कर दिया। सोवियत संघ से अलग हुए सभी 15 गणराज्यों से भारत के संबंध नए रूप में निर्धारित किए जा रहे हैं। भारत चीन, रूस के साथ साथ पूर्व साम्यवादी देशों के साथ भी मुक्त व्यापार को अपनाना जरूरी मान रहा है। भारत, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, ये सब सोवियत संघ के हिस्से थे, से तेल और गैस अन्य देशों के क्षेत्रों से पाइपलाइन गुजार करने के लिए, अपनी जरूरत पूरी करने के लिए प्रयास में जुटा हुआ है। तो भारत ने देखा कि अपॉर्चुनिटी है, सारे देश अलग हो गए, सोवियत संघ का विघटन हो गया, अब हमें जिस देश से जो लाभ मिलेगा हम उसको लेने का प्रयास करेंगे। भारत रूस के साथ साथ इन देशों में अपनी संस्कृति के प्रचार के लिए कई तरह के समझौते कर चुका है।
अगला सवाल देखते हैं कि शॉक थेरेपी क्या थी। क्या साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का यह सबसे बेहतरीन तरीका था? बिल्कुल ठीक बात है। तो क्या पूंजीवाद की तरफ जो साम्यवाद से बढ़ा गया वो शॉक थेरेपी थी? तो साम्यवाद की समाप्ति के बाद पूर्व सोवियत संघ के गणराज्य एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था के कष्टप्रद संक्रमण से गुजरे। कष्टप्रद इसलिए दो रीजन से। भावनात्मक कष्ट था, उन्हें कभी सोचा नहीं था कि हमें लोकतांत्रिक पूंजीवाद की तरफ बढ़ना पड़ेगा और हम क्या एक तो लोकतंत्र भी लाएंगे और कैपिटलिज्म भी लाएंगे, लेकिन उनको करना पड़ा, तो इसलिए कष्टप्रद था। और यह संक्रमण क्या था? एक तरह से आप कह सकते हैं कि सत्तावादी, जिसको आप ऑटोक्रेटिक कहते हैं, सत्तावादी समाजवाद, और यहां से इनको कहां आना पड़ा? लोकतांत्रिक पूंजीवाद। लोकतांत्रिक पूंजीवाद, यहां आना पड़ा। ठीक है, ये जो संक्रमण या ट्रांजिशन फेज था, ये उनके लिए थोड़ा कष्टप्रद था, क्योंकि भावनात्मक रूप से भी, और पूरा सिस्टम बदलेगा तो सिस्टम के रूप से भी बहुत आसान नहीं रहेगा। ठीक है, रूस मध्य एशिया के गणराज्यों और पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक खास मॉडल अपनाया गया। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित इस मॉडल को शॉक थेरेपी या आघात पहुंचाकर उपचार करना कहा गया। तो जो ये ट्रांजिशन था पूरा साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ, इसको शॉक थेरेपी कहा गया। भूतपूर्व दूसरी दुनिया के देशों में शॉक थेरेपी की गति और गहनता अलग अलग रही, लेकिन इसकी दिशा और चरित्र बड़ी सीमा तक एक जैसे रहे। तो अलग अलग देशों में अलग प्रभाव था, लेकिन अल्टीमेट प्रभाव एक ही था। साम्यवाद से पूंजी और की संक्रमण और शॉक थेरेपी क्या थी? तो देखिए, प्रत्येक देश पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर पूरी तरह मुड़ना चाहता था। इसका अर्थ था सोवियत संघ के दौर की हर संरचना को पूरी तरह से मुक्ति पाना। तो जो कुछ भी सोवियत संघ के दिनों में एक सिस्टम बना था, उससे बाहर निकलना इसका मेन मोटो था। शॉक थेरेपी की सर्वोपरि मान्यता थी कि मिल्कियत का सबसे प्रभावी रूप निजी स्वामित्व होगा, यानी यहां क्या हो जाएगा? प्राइवेट ओनरशिप। पहले जो हर चीज गवर्नमेंट के हाथ में रहती थी, उसको प्राइवेट करने का पूरा प्रयास करने की बात थी। इसके अंतर्गत राज्य की संपदा के निजीकरण और व्यावसायिक स्वामित्व के ढांचे को तुरंत अपनाने की बात शामिल थी। तो क्या किया गया कि व्यावसायिक स्वामित्व का ढांचा और जो प्राइवेटाइजेशन है, इसको तुरंत हम लोगों को एडॉप्ट करना चाहिए। सामूहिक फॉर्म का निजी फॉर्म में बदला गया और पूंजीवादी पद्धति से खेती शुरू हुई। तो जो पहले एक सामूहिक जो फार्म था, जो कम्यून सिस्टम चीन जैसा था, जहां पर एक कलेक्टिव लैंड था, उसको अब निजी फार्म यानी कि प्राइवेट खेत देकर शुरू हुई कृषि। इस संक्रमण में राज्य नियंत्रित समाजवाद या पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था या तीसरे रूप को मंजूर नहीं किया गया। तो एक तरह से पूरी तरह से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर आश्रित होने की बात इसमें कही गई। यही शॉक थेरेपी थी। शॉक थेरेपी के कारण इन अर्थव्यवस्थाओं के बाहरी व्यवस्थाओं के प्रति रुझान बुनियादी तौर पर परिवर्तित हो गए। अब समझा जाने लगा कि अधिक से अधिक व्यापार करके ही विकास किया जा सकता है। इस कारण मुक्त व्यापार, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड का मतलब क्या है? मुफ्त में व्यापार करना का मतलब क्या है? मतलब यह है कि अब आपको व्यापार करने से कोई नहीं रोकेगा। अब ऐसा नहीं है कि सरकार कहेगी तभी व्यापार करेंगे, या सरकार खूब पैसा लेगी तो व्यापार करेंगे, सरकार के अधीन व्यापार करना, ऐसा नहीं है। आपको व्यापार करने की स्वतंत्रता है। मुक्त व्यापार को पूर्ण रूप से अपनाना आवश्यक माना गया। पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने के लिए वित्तीय खुलापन, मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता, जिसको बोलते हैं कन्वर्टिबिलिटी, और मुक्त व्यापार की नीति को महत्वपूर्ण माना गया। ठीक है जी। अंततः इस संक्रमण में सोवियत खेमे के देशों में मध्य मौजूद व्यापारिक गठबंधन को समाप्त कर दिया गया। जो आपस में सोवियत गठबंधन के देश थे, उसमें जो आपस में जो पहले पूरा समझौता हुआ था, उसको खत्म किया गया। खेमे के प्रत्येक देश एक दूसरे से जोड़ने की जगह सीधे पश्चिमी देशों से जोड़ा गया। मतलब पहले क्या था? वही 15 देश आपस में जुड़े रहते थे, अब इन देशों को पश्चिमी देशों से जोड़ा गया। इस तरह धीरे धीरे इन देशों को पश्चिमी अर्थतंत्र में समाहित किया गया। पश्चिमी दुनिया के पूंजीवादी देश अब नेता की भूमिका निभाते हुए अपनी विभिन्न एजेंसियों और संगठनों के सहारे इस खेमे के देशों के विकास का मार्गदर्शन और नियंत्रण करेंगे। तो एक तरह से इन लोगों ने पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली सरेंडर कर दिया पश्चिमी देशों के सामने। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथन के पक्ष या विपक्ष में एक लेख लिखें। क्या कथन है? दूसरी दुनिया के विघटन के बाद भारत को पहली विदेश नीति बदलनी चाहिए और रूस जैसे परंपरागत मित्र की जगह संयुक्त राज्य अमेरिका से दोस्ती करने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो मान लीजिए कि किसी का स्टेटमेंट है कि अब जो है रूस से थोड़ा किनारे होकर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को अब थोड़ा सोवियत संघ के करीब जाना पड़ेगा। ऐसी बात इसमें कही गई है।
तो दूसरी दुनिया के विघटन के बाद भारत को अपनी विदेश नीति बदलनी चाहिए और रूस जैसे परंपरागत मित्र की जगह संयुक्त राज्य अमेरिका से दोस्ती करने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इस कथन के पक्ष में निम्नलिखित तर्क हैं। पक्ष में क्या है? राजनीति में हमेशा के लिए कोई किसी का पक्का मित्र और कोई किसी का शत्रु नहीं हो सकता। भारत की विदेश नीति गुटनिरपेक्षता भी अब नहीं चल सकती, क्योंकि अब दुनिया में दो नहीं केवल एक ही महाशक्ति है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो हमने जो गुट निरपेक्ष बनाया था कि हम किसी गुट में नहीं रहेंगे, अब इसका कोई मतलब नहीं है, तो हमें इसको भी बंद करना चाहिए। अमेरिका भारत की तरह ही एक उदारवादी गणतंत्रीय लोकतंत्रात्मक संघीय राज्य है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो अमेरिका अपनी संवैधानिक विशेषताओं और इतिहास के आधार पर सर्वाधिक शक्तिमान, विचारधारा की दृष्टि से सर्वाधिक सफल लोकतंत्र है और पुराना भी है। तो सबसे बड़ा लोकतंत्र अमेरिका और भारत को हमेशा क्या माना जाता है, क्या कहा जाता है? सबसे पुराना और भारत को सबसे बड़ा लोकतंत्र। ठीक है, ये माना जाता है, इसलिए माना जाता है कि इनकी ट्यूनिंग जो है ये अच्छी हो सकती है। तो इस चीज को लेके चला, ये इसलिए पक्ष में तर्क है कि अमेरिका से हमें नजदीकी बढ़ानी चाहिए। भारत जब स्वराज के लिए संघर्ष कर रहा था, तब उस समय भी संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत की जनता का समर्थन किया तथा ब्रिटेन की सरकार पर भारत को शीघ्र स्वतंत्रता देने के लिए दबाव डाला था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो अनेक बार गेहूं, दूध, धन, तकनीक आदि से अमेरिका ने भारत की सहायता की थी, परंतु भारत द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गुटनिरपेक्ष नीति का अनुसरण करने के कारण अमेरिका और भारत की दूरी बढ़ती गई, क्योंकि अमेरिका को लगता था कि हमने इनको हमेशा सपोर्ट किया तो हमारे खेमे में आएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। अमेरिका और भारत में मधुर संबंधों का अभाव रहा, परंतु बदलते परिप्रेक्ष्य में भारत अमेरिकी संबंधों में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से भारत की स्थिर लोकतंत्रीय व्यवस्था, भारत में उदारीकरण, भारत के प्राकृतिक संसाधन आदि के कारण भारत और अमेरिका के संबंधों में निकटता आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने मार्च 2000 में भारत यात्रा तथा भारतीय प्रधानमंत्री वाजपेयी ने सितंबर 2000 में अमेरिका यात्रा से दोनों देशों के संबंधों में प्रगाढ़ता आई है। भारत और अमेरिका दोनों ही देश अपने अपने राष्ट्र हितों के संदर्भ में एक दूसरे के साथ निकटता बनाने के उत्सुक हैं। और फिर प्रेजेंट में आप मोदी ट्रंप मित्रता, फिर मोदी बाइडेन संबंध, ये भी क्या है? पॉजिटिव संबंध भारत और अमेरिका में दिखा रहे हैं। और 2017 से 2021 तक, ठीक है, या 2014 से बल्कि बेसिकली 2014 से 2021 तक कई यात्राएं प्रधानमंत्री मोदी ने की हैं। वहां के भी राष्ट्रपति बराक ओबामा, ट्रंप सबने भारत की यात्राएं की हैं और भारत अमेरिका में अच्छा सुधार देखा जा रहा है रिश्तों में। नवंबर 98 में जब पाकिस्तानी सैनिक और पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने कारगिल में नियंत्रण रेखा को पार किया, तो अमेरिका और उसके साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के अन्य देशों ने पाकिस्तान की कार्रवाई की भर्त्सना की। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में आतंकवादी हमले के समय अमेरिका ने भारत, पाकिस्तान और अमेरिकी संबंधों को एक नया अध्याय शुरू किया, जिसमें अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ साथ भारत से भी मधुर संबंध बनाने की बात की। आतंकवाद के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय युद्ध की आवश्यकता अनुभव की गई। पूरे विश्व से आतंक को मिटाने में अमेरिका द्वारा संकल्प लिया गया। इस कार्य में अमेरिका भारत तथा अन्य देशों के साथ मिलकर आतंकवाद की समस्या समाप्त करना चाहता है। भारत भी आतंकवाद मिटाने के लिए अमेरिका को सहायता देने के लिए तैयार है। और अभी जो एक क्वाड संगठन बना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्वाड जो क्वाड्रिलेटरल से बना हुआ है, क्वाड मतलब चतुर्भुज जो होता है, तो इसमें क्या है? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश मिलकर इसमें काम कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वाड संगठन जो है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अमेरिका भारत के साथ व्यापारिक संबंध में भी वृद्धि करने को उत्सुक है। भारत अमेरिका का व्यापार बहुत अच्छा है, भारत को उसमें लाभ है, परंतु कुछ पर्यवेक्षकों का मत है कि अमेरिका अपने राष्ट्रीय हितों की साधना के लिए ही व्यापारिक संबंध में बढ़ोतरी का इच्छुक है। अतः भारत को भी अमेरिका से संबंध बनाते समय अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए सतर्क रहकर ही संबंध बनाने चाहिए। अपनी संप्रभुता और स्वतंत्रता पर किसी प्रकार की आंच न आए, इसके लिए सतर्क रहना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने भारत से अच्छे संबंध बनाने के लिए सैनिक प्रतिबंधों में ढील दी। उन्होंने भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर के लिए कलपुर्जों की भारत में बिक्री की अनुमति दी। भारत अमेरिका में अच्छे संबंध के कारण 2002 में हवाई सेना का संयुक्त सैनिक अभ्यास आगरा में हुआ। अमेरिका के प्रयास से ही भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की संभावनाएं समाप्त हुई। विपक्ष में तर्क है कि दूसरी दुनिया के विघटन के बाद भारत को अपनी विदेश नीति बदलनी चाहिए और रूस जैसे परंपरागत मित्र की जगह संयुक्त राज्य अमेरिका से दोस्ती करने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके विपक्ष में क्या तर्क हो सकते हैं कि सोवियत संघ भारत का प्राचीन विश्वसनीय मित्र है। भारत के आर्थिक विशेषकर औद्योगिक विकास में सोवियत संघ ने बहुत सहायता की। अब हम विपक्ष में तर्क दे रहे हैं उस कथन के।
अनेक लौ स्टील उद्योग उसी के सहयोग से चले और पनपे। निसंदेह सोवियत संघ स्टालिन के समय निर्गुट राष्ट्रों के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं कर सकता था, वह उन्हें पश्चिम का पिछलगू कहता था। खुश्चेव के समय निर्गुट राज्यों में महत्व को स्वीकार किया गया। निर्गुट यानी जो किसी गुट के नहीं है। खुश्चेव ने ही भारत रूस मैत्री को पुख्ता किया और कश्मीर के प्रश्न पर संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का साथ दिया। सोवियत प्रधानमंत्री कोशिगन के समय 10 जनवरी 66 को भारत पाकिस्तान युद्ध को टालने के संदर्भ में ताशकंद समझौता हुआ। उसके बाद से ही भारत सोवियत मैत्री और पुख्ता हो गई। सोवियत संघ के विघटन के बाद भी भारत रूस संबंध हमेशा प्रगाढ़ बने हुए हैं। दिसंबर 91 तक न केवल सोवियत साम्यवाद का पतन हुआ वरन सोवियत संघ का 15 गणराज्यों में विघटन हो गया। रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना। भारत ने सभी गणराज्यों को मान्यता दी तथा रूस के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन ने भारत से मधुर संबंध रखने की घोषणा की। 27 जनवरी 1993 को वे भारत आए और 29 जनवरी 1993 को भारत रूस की संधि हो गई। इसमें मुख्य बातें थी। क्या मुख्य बातें थी? दोनों देश एक दूसरे की अखंडता बनाए रखने के लिए वचनबद्ध हैं। दोनों एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करेंगे। रुपया और रूबल के समानता के आधार पर भारत पर ऋण का 30% कम हो गया। जो रुपया और रूबल की वैल्यू 1 कर दी गई तो भारत को 3% कर्जा माफ हो गया। रूस कश्मीर के प्रश्न पर भारत को समर्थन देगा। इसी यात्रा के दौरान सैनिक और तकनीकी समझौता हुआ। इसके बाद रूसी प्रधानमंत्री क्विटर चेयरमैन भी भारत रूस संबंधों को महत्वपूर्ण बनाने के लिए 11 जून 1993 को भारत आए। 29 जून 94 को भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव मॉस्को गए। रूस के प्रधानमंत्री 23 दिसंबर 94 को भारत आए। ये उस समय की स्थिति के बारे में बताया जा रहा है क्योंकि उस समय के स्टेटमेंट की बात है कि हमें अब अमेरिका की तरफ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो इसलिए उधर के उदाहरण है। दोनों देशों के मध्य सैनिक, तकनीकी और व्यापारिक समझौते हुए। 3 वर्ष बाद 97 में भारत के प्रधानमंत्री देवगढ़ा रूस गए। आतंकवाद और अपराध के विरुद्ध नशीली वस्तुओं के अवैध व्यापार को रोकने के बारे में समझौता हुआ। भारत द्वारा 98 में किए गए नाभिकीय परीक्षणों का रूस ने समर्थन किया। भारत पाक युद्ध में भी, कारगिल युद्ध में भी रूस ने भारत का समर्थन दिया। 7 दिसंबर 99 को भारत रूस के मध्य एक 10 वर्षीय समझौता हुआ। इसके अनुसार भारत और रूस संयुक्त रूप से कभी एक प्रकार के सैन्य और असैन्य विमानों के उत्पादन का कार्य करेंगे। इसमें बम वर्षक विमान और वाहक पोत भी शामिल होंगे। आपने सुना होगा ब्रह्मोस, तो ये ब्रह्मोस मिसाइल भी भारत रूस का मिलजुल कर, जो भारत में सुपरसोनिक मिसाइल है, ये क्रूज मिसाइल, ये ऐसा कहीं है नहीं। ठीक है। 20 अप्रैल 2000 को एक और समझौते के अनुसार दोनों देश अपने अपने राजनीतिक सिद्धांतों को विश्व राजनीति और सैनिक दृष्टि से विश्लेषण करेंगे। तो ये वो महत्वपूर्ण सवाल थे जो एनसीईआरटी में आपके सामने थे। सवाल में पक्ष और विपक्ष में तर्क देने थे कि क्या भारत को जाना चाहिए रूस की तरफ या अमेरिका की तरफ। इस तरह के विश्लेषण वाले बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। मैंने एक एक सवाल पर डिटेल आपको बताया, डिस्कशन हुई। इसमें कहीं कोई डाउट, समस्या, परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। सारे सवाल समझ में आ गए तो भी बता सकते हैं। आंसर आपको इसी तरह फ्रेम करने हैं। एक और बात का ध्यान रखिए कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर ये जितने आप सिलेबस देख रहे हैं, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, 7 to 12 हिंदी मीडियम, इसके अलावा कंपटीशन के एग्जाम, इसके अलावा IIT JEE नीट, ये सारी की सारी चीज़ें मैग्नेट ब्रेन्स आपको बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध करा रहा है। आप इसके किसी भी प्लेटफॉर्म, वेबसाइट, एप्लीकेशन, यूट्यूब, कहीं पर भी जाएं, आपको ये चीज़ें बिल्कुल निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराई जाएंगी। आपको अपडेट रहने के लिए कि क्या क्या आने वाला है, हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल है, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इन सब चीज़ों पर जुड़े रहना है। ठीक है। यहाँ पर आपको कोई कूपन कोड या बाय नाउ नहीं करना, 100% फ्री है। बस आपको एक काम करना है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम आपके लिए खूब सारी वीडियोज़ लाएं, आपके सारे सिलेबस को फ्री में कवर करते रहें। तो मिलते हैं अगले सेशन में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।